बांझ, एक रुला देने वाली कहानी। 15 साल की उम्र में जब खेलने कूदने की उम्र होती है तब मेरा रिश्ता हो गया। उस समय सभी लड़कियों का 13 और 14 वर्ष में ही ब्याह कर दिया जाता। शादी का मतलब भी पता नहीं होता था। बस ये सोचकर खुश होते कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ गुजर गई थी तो पिताजी ने बस जो थोड़ा सा घर का काम काज सिखाया वही आता था। शादी का दिन आया और बस सारी रस्मों के बाद विदाई का भी वक्त आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर मैं ससुराल पहुंच गई। इतनी आलीशान हवेली को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तभी सासू माँ की आवाज़ आई, अरे जल्दी से कलश लाओ, बहू आ गई है। और मैंने घूंघट की आड़ से अपनी सास को देखा। आंखों से एकदम सख्त मिजाज की लग रही थी। मैं सच मानो थोड़ा डर गई थी उन्हें देखकर। सारी रस्में ख़त्म होते होते रात हो गई थी। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर जगाया कि बहुरानी चलो, रसोई बनाने की रस्म है। तैयार होकर रसोई में गई और खीर बनाई। सबने तारीफ भी की, पर सासू माँ ने कमी निकाल दी। साथ ही साथ हिदायत भी दे दी कि अब बचपन छोड़कर कुछ कामकाज सीख लो। 15 दिन बाद मेरे पति को हॉस्टल जाना था, क्योंकि वह तब भी काम कर रहे थे। खैर सुनील भी हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई अपने सास और ससुर के साथ। बीच बीच में सुनील चिट्ठी भी लिखते थे। मेरे अकेलेपन का साथी आम का पेड़, हाँ वही आम का पेड़ जो हवेली के पीछे के आंगन में लगा था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कच्ची मिट्टी का कमरा भी बना था। वह पेड़ फल नहीं देता था, इसलिए सारी हवेली वाले उसे पेड़ को बांझ कहते थे। पर मुझे ना जाने क्यों उस पेड़ से बहुत प्यार था। जब काम से फुर्सत मिलती तो मैं एक पल के लिए वही पेड़ मेरा साथी होता। उसे देखते हुए मैं अपनी सारी थकान भूल जाती। 2 साल बीत गए और सुनील की भी पढ़ाई पूरी हो गई। आज सुनील वापस आ रहे थे। सासू माँ सुबह से तैयारियों में लगी थी। खुद ही रसोई में जाकर सारा जायजा ले रही थी। मैं अभी बहुत खुश थी कि मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। 16 श्रृंगार के साथ मैं पूर्ण स्त्री की तरह महसूस कर रही थी। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लग रहा था। शायद वह लालिमा मेरे चेहरे पर दिख रही थी। तभी तो मेरी सास ने मुझे कहा कि आज अपनी नज़र उतार लेना, सुनील आ गए हैं। हवेली की हलचल में पता चल गया था। खाने पीने होकर सब आराम करने के लिए चले गए। सुनील भी कमरे में आ गए और मैं बस शर्म से लाल हुए जा रही थी। तभी सुनील ने मुझे तोहफा दिया। उन्होंने मुझे एक लाल रंग की सुंदर साड़ी दी, पर मेरे लिए तो सुनील का वापस आना ही सबसे बड़ा तोहफा था। हमने ढेर सारी बातें की, जिनमें कुछ शिकायतें की, कुछ प्यार था। और समय बीतता गया और 2 साल कैसे बीत गए मुझे कुछ पता नहीं चला। सुनील और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक दिन अचानक पता चला कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। सुनील मुझे लेकर तुरंत रवाना हो गए। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश हुए, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को रोका हुआ था। और फिर मुझे सुनील के हवाले करके पर इस दुनिया से चले गए। मैंने भीगी आंखों से अपने पिताजी को विदा किया। अब मेरा सब कुछ सुनील और उसका परिवार ही था। समय गुजरता गया और सुनील ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब वह सरकारी वकील कहलाने लगे थे। पर भगवान ने मुझे भी संतान का सुख नहीं दिया था। अभी तो सासू माँ दबी जुबान में बोलती थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना रोंग खड़ा कर दिया। सुनील बहुत व्यस्त रहते थे अपने काम में। सास मेरे पीछे सारा दिन पड़ी रहती। धीरे धीरे सारे गांव में यह बात हो गई कि हवेली की बहू बांझ है। तीर की तरह चुभती थी यह शब्द, कुछ कह नहीं पाती थी, सिर्फ आंसुओं से दिल हल्का करती हूँ। सुनील मुझे दिलासा देते थे, पर लोगों का व्यवहार अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रहा था। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, सिर्फ अभी मैं 19 साल की थी और लोगों ने मुझे बांझ बना दिया। बचपन से ही शरीर से दुबली पतली थी। फिर माँ चली गई और माँ के मरने के बाद ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाया था। एक दिन सुनील जब दोपहर से खाना खाने पर घर आए तो सासू माँ ने फरमान सुना दिया कि हम सुनील की दूसरी शादी करेंगे। सुनील मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बत्ती बुझा दो, मुझे सोना है। सुनील मुझे कुछ बात करनी है आपसे। मैं थक गया हूँ रानी, मुझे सोने दो। सुनील क्या अब दूसरी शादी करेंगे? रानी मैंने कहा ना सोने दो, मैं थक गया हूँ। मैं सब लोगों के चिक चिक सुनते, उधर माँ और इधर तुम, मैं परेशान हो गया हूँ। मन करता है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊँ। सुनील ऐसा मत कहिए, रानी ने सुनील के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा।
आपके अलावा अब कौन है मेरा। रानी करवट लेकर सारी रात आंसू बहाती रही और जब सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बनकर, जो मजबूर होकर हर चीज़ से समझौता कर लेती है। सारी रात यही सोचती रही कि शायद सुनील ने भी माँ की बात को मान लिया है दूसरी शादी के लिए, पर उसे यह क्या मालूम था कि उसकी माँ ने किस हद तक उसे मजबूर किया है दूसरी शादी के लिए। 1 महीने के अंदर ही सुनील की दूसरी शादी पूजा से हो गई। पूजा सुनील की माँ की दूर के रिश्तेदार की बेटी है। एक दिन सासू माँ कमरे में आई। रानी, अपना सामान उस पीछे वाले कमरे में रख ले, आज से पूजा इस कमरे में रहेगी सुनील के साथ। सासू माँ आकर यह कहने लगी, कैसे छोड़ दूँ यह कमरा मेरा है, जिसे जहाँ जाना है जाए। पर फिर ख्याल आया कि जो ब्याह कर इस घर में लाया था, जब वही मेरा नहीं तो यह कमरा कैसे मेरा हो सकता है। ऐसा सोचते हुए आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सिंदूर की डिब्बी और कुछ कपड़े लेकर उस कच्ची मिट्टी के कमरे की तरफ बढ़ गई। सामान एक कोने में रखकर खिड़की की तरफ बैठ गई और उस आम के पेड़ को देखते हुए उसको निहारने लगी। इससे कुछ दुख कम हो जाएगा, किस्मत या कुछ और। आज मेरी हालात भी इस पेड़ की तरह हो गई है, अकेला, बेसहारा, जैसे यह भी अब तक अपने अस्तित्व को बचाने में सफल रहा है। क्या मैं इसकी तरह और मजबूत रह सकूंगी, या फिर किसी कमज़ोर फूल की तरह मुरझा जाऊंगी और अपना अस्तित्व खो दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं मजबूत रहूंगी। जब ये बेजुबान पेड़ सबसे लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं। अपने विचार मन से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार किया। दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को भी व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के पास खूब सारे पेड़ लगाए और बाकी बचे हुए समय में उन पेड़ों की देखभाल करने लगी, और साथ ही उस आम के पेड़ की तो और ख़ास देखभाल करती थी। पूजा एक सुलझी हुई लड़की है। वह जब भी मुझसे बात करने के लिए आती, मेरी सासू माँ उसे बहाने से बुला लेती। सुनील पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगे थे। मुझसे बात तो करते थे, पर एक पछतावा हमेशा उनकी आंखों में दिखता था। शायद मेरी हालत देखकर उन्हें बुरा लगता था। उन्हें अपने माँ के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। पूजा के दिन खुशी से गुजर रहे थे और देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब पूजा ने खुशखबरी सुना दी कि अब वह माँ बनने वाली है। पूरी हवेली में त्योहार जैसा माहौल हो गया। सारे नौकरों में तोहफे बांटे जा रहे थे। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो अच्छा है, अब घर में एक नया मेहमान आएगा। पूजा बहुत कमज़ोर थी और उसकी उम्र अभी 18 साल थी। उससे बहुत तकलीफ़ होती थी। अब सासू माँ का आदेश था कि उसकी अच्छी से सेवा की जाए, जिससे कि उसकी कमज़ोरी दूर हो सके। सारी देखभाल के बाद भी पूजा का वज़न कुछ खास नहीं बढ़ रहा था। एक दिन चिंतित होते हुए मैंने सुनील से कहा कि पूजा को शहर में किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा लाओ, पर सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि हमारे भी घर पर ही बच्चे हुए हैं और सुनील की वही पुरानी आदत थी। अपनी माँ के खिलाफ वो जा नहीं सकते थे। एक दिन पूजा की तबीयत कुछ खराब होने लगी। उसकी सांस बहुत फूल रही थी। घबरा कर मैंने गांव के वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने आकर कुछ दवाइयाँ दी। जब मैंने सुनील से ये सब बताया तो सासू माँ ने मुझे पूजा से दूर रहने का आदेश दे दिया, यह कहकर कि एक बांझ की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए पूजा पर। फिर मुझे पूजा से दूर कर दिया गया और मैं फिर से अपनी कोठरी में अकेली सारा दिन बंद रहने लगी। या यूँ कहे कि अंदर ही अंदर मैं खुद भी डर गई थी, कहीं सचमुच मेरी वजह से पूजा को कुछ ना हो जाए। कुछ दिन बाद रात में नौकरों का शोर शराबा सुनकर मैं आंगन की तरफ भागी। देखा तो पूजा के माँ बनने का समय आ गया था। गांव की बूढ़ी औरतें, दाइयों को बुलाया गया। पूरी हवेली में हलचल का माहौल था। मैंने सुनील की तरफ देखा, वह बहुत डरे लग रहे थे। मैं उनके पास गई और उन्हें थोड़ा धैर्य रखने को कहा। थोड़ी देर में बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। हम सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। पर तभी काकी ने बाहर आकर बताया कि पूजा को बच्चा नहीं पाए। बेटी को जन्म देते ही पूजा का देहांत हो गया। हाय, पोते का मुंह नहीं देख पाई। अब मैं कैसे अपना वंश चलाऊंगी। सासू माँ की आवाज़ सारी हवेली में गूंज रही थी। वह छोटी दूध मुंह में बच्ची को देकर मेरा कलेजा भर आता था।
ऐसा लगता था जैसे वह मैं ही हूँ। मैंने उसे कलेजे से लगा के रखा। जिनकी माँ नहीं होती वह बच्चे कुछ ज़्यादा ही समझदार होते हैं। वह मुझसे बस दूध पीते ही सो जाती थी। सासू माँ का वही राग हमेशा चलता रहता कि लड़कियों से वंश नहीं चलता है, पर अब शायद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था। सुनील भी अब पहले से खुश रहने लगे थे। ऑफिस से आते ही मेरे कमरे में आते और गुड़िया के साथ खेलने लगते। मुझे भी सुनील को खुश देखकर अच्छा लगता था। साल बीत चुका था पूजा को गए हुए और गुड़िया को आए हुए। आज पूजा की बरसी है। हवेली में छोटी सी पूजा रखवाई है। पंडित जी के आते ही सासू माँ ने प्रश्न किया कि क्या मैं जीते जी पोते का मुंह देख पाऊंगी, और पंडित जी ने उसके लिए कुछ ग्रह शांति का उपाय बताया। सासू माँ चल दी पंडित जी को हवेली दिखाने और सारी हवेली की शुद्धि करवाने। मेरी कोठरी के पास भी गई और पंडित जी को वह बांज का पेड़ भी दिखाया। पेड़ देखते ही पंडित जी का मुंह बन गया और उन्होंने कहा कि इस मनहूस पेड़ की वजह से हमारे घर में बेटा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इसे कटवा दो। अब मेरा बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी। मैंने सुनील की तरफ देखा, पर मुझे लगा कि अब वह फिर से बात नहीं करेंगे, और सासू माँ ने तुरंत नौकरों को बुला लिया कि आज के आज इस पेड़ को काट के ही डालेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे अपने सुख दुख के साथी को बचाऊं। जैसे ही वह मशीन लेकर पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ने लगे, तो मैं पेड़ को चिपक कर खड़ी हो गई और विनती करने लगी कि पेड़ को छोड़ दो, पर वो लोग नहीं मान रहे थे। मैं रोती जा रही थी, पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। तभी किसी ने मुझे खींचकर धक्का मारा और मेरा सिर पत्थर से टकरा गया। यह देखकर सुनील से रहा नहीं गया। उन्होंने सबको वहां से हटा दिया और तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। मरहम पट्टी के बाद मुझे कुछ होश आया। डॉक्टर साहिबा सामने खड़ी थी और सुनील को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सासू माँ भी वहीं थी और उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें किए पर अफसोस है। डॉक्टर, क्या अब हम इसे घर ले जा सकते हैं? सुनील ने पूछा। हाँ, अब आप इन्हें ले जा सकते हैं, पर ख्याल रखिएगा कि अब ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसे गिरना ठीक नहीं होता। ऐसी हालत? डॉक्टर, क्या हुआ है? सुनील ने घबराते हुए डॉक्टर से पूछा। अरे, आप लोगों को नहीं पता, अब ये माँ बनने वाली है। पहले से भी ज़्यादा इनका ख्याल रखना पड़ेगा। यह सुनकर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सब बस एक दूसरे को देखते जा रहे थे और मैं तो बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही थी। सासू माँ की आंखों में पछतावे के आंसू थे। मेरे सिर पर हाथ रखकर बस इतना ही कह सकी कि मुझे माफ़ कर दो, और मैं मुस्कुरा कर उन्हें लिपट गई। पूरे 9 महीने बाद मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मैंने उस पेड़ का। आज मेरी डिलीवरी होनी थी। सासू माँ समय से मुझे अस्पताल ले गई ताकि जो गलती उन्होंने पूजा के समय में की थी अब वह ना हो। बधाई हो, आपको पोता हुआ है। नर्स ने सासू माँ को खबर सुनाई और सासू माँ ने हाथ से अंगूठी निकालकर नर्स को दे दी। वह खुश थी, इस वजह से नहीं कि पोता हुआ है, बल्कि इस बात पर कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हवेली में धूमधाम थी। सब खुश थे कि हमारा परिवार पूर्ण हो गया। बेटी और बेटा आने से एक खुशी कहीं और भी पनप रही थी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।